एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। हम सब जानते हैं कि 1965 के भारत पाक युद्ध को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और पूरा देश इस युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। एक सलाम वतन के नाम अपनी इस श्रृंखला के अंतर्गत हम न केवल आपको इस युद्ध का पूरा इतिहास बताएंगे, बल्कि हम आपको मिलवाएंगे भारतीय सेना के रुहेलखंड क्षेत्र के कुछ ऐसे जांबाजों से जिन्होंने इस युद्ध में अपना सक्रिय योगदान किया है। भारतीय सेना के अदम्य साहस और राष्ट्रीय नेतृत्व की सूझबूझ की मिसाल के साथ ये युद्ध इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है। जिन विपरीत परिस्थितियों और आकस्मिक चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने इस युद्ध में अपनी जीत दर्ज की, वो पूरे विश्व के लिए भारतीय सैनिकों की बहादुरी और रण कौशल का लोहा मानने के लिए विवश करती है। हालांकि हम भारतीय हमेशा से ही शांति के पैरोकार रहे हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक और न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने इस धरती पर शांति दूत के रूप में अवतार लिया और पूरे विश्व को शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। हमारा मानना है कि युद्ध कभी अच्छे नहीं होते। कोई भी सभ्य समाज युद्ध की वकालत नहीं कर सकता। यद्यपि युद्ध शांति के लिए भी लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध युद्ध होते हैं। युद्ध एक ऐसा नाम जिसका पर्याय होता है विध्वंस, विनाश, एक ऐसा कृत्य जहां इंसानियत शर्मसार होती है। एक जीते हुए युद्ध ने भी सम्राट अशोक को विजय का उत्सव नहीं मनाने दिया, बल्कि विरक्त कर दिया युद्ध जैसे अमानवीय कृत्य से। सज्जनता हमारा आभूषण है, किंतु दुर्बलता नहीं, कायरता नहीं। यदि कोई हमारी संप्रभुता, अस्मिता और स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हम शठे शाठ्यम समाचरित की शैली में उसे मुंह तोड़ जवाब देने में किंचित संकोच नहीं करते। 1965 का भारत पाक युद्ध इसकी जिंदा मिसाल है। पाकिस्तान के द्वारा यह युद्ध हम पर जबरदस्ती थोपा गया। 1965 के इस युद्ध पर विस्तार से बात करने से पहले इस युद्ध की पृष्ठभूमि समझना आवश्यक होगा। सच तो यह है कि इस युद्ध की इबारत बंटवारे के समय 1947 में ही लिखी जा चुकी थी, जब कश्मीर को लेकर अति महत्वाकांक्षी पाकिस्तान ने हड़पने के नापाक इरादे से उस पर हमला बोल दिया था। दरअसल आजादी के बाद छोटी बड़ी 565 रियासतें थीं जिन्हें भारतीय गणराज्य में शामिल करना था। 1965 युद्ध का सक्रिय हिस्सा रहे रिटायर्ड एयर मार्शल अशोक गोयल का कहना है, जब भारत आजाद हुआ तो आपको याद होगा कि करीब 550 रियासतें थीं जिनको भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। उस सबका काफी श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो उप प्रधानमंत्री भी थे और भारतवर्ष के गृह मंत्री भी थे। 99% तो अपनी मर्जी से ही भारत का हिस्सा बन गई। जी हां, ज्यादातर रियासतों ने तो स्वेच्छा से ही खुद को भारतीय गणराज्य में मिलने के लिए सहमति दे दी थी, पर बाकी के साथ हमारी बात चल रही थी। और इसी क्रम में कश्मीर को लेकर भी महाराजा हरि सिंह से हमारी बात चल रही थी। कुछ रियासतें ऐसी थीं जो हिंदू बहुल थीं और उनके शासक मुस्लिम थे, जबकि इसके विपरीत कुछ मुस्लिम बहुल रियासतों के शासक हिंदू थे। Junagadh was predominantly a Hindu state
but the head of the state was a Muslim. Jammu and Kashmir, which was predominantly a Muslim state, but the head of the state was a Hindu, Maharaja Hari Singh. चूंकि आजादी के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकारा था, इसलिए हिंदू या मुस्लिम भारत के लिए कोई मुद्दा नहीं था। धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में मौजूद थे। उधर पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपनी आंख गढ़ा रखी थी, क्योंकि वो कश्मीर को कमजोर और आत्मरक्षा में अक्षम राज्य के रूप में देखता था। सैन्य बल के जरिए जबरदस्ती कब्जा करने की बदनीयत से पाकिस्तानी फौज ने आजादी मिलने और देश का बंटवारा होने के 2 महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को स्थानीय कबायलियों को साथ लेकर कश्मीर पर हमला बोल दिया। चूंकि कश्मीर राज्य की सीमित सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए महाराजा हरि सिंह द्वारा मदद के लिए भारत से गुहार लगाई गई। इस पर भारत ने महाराजा हरि सिंह को कश्मीर के भारत में विलय की अपनी मांग याद दिलाई। पाकिस्तान से कश्मीर की रक्षा के दृष्टिगत महाराजा हरि सिंह सहर्ष ही कश्मीर के भारत में विलय के लिए तैयार हो गए और उन्होंने आवश्यक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय के बाद तुरंत ही भारत द्वारा सेना की टुकड़ियों को वायुसेना की मदद से जम्मू, सुंदरबनी और श्रीनगर पहुंचाया गया। श्रीनगर में भारतीय सैनिकों ने शहर के चारों तरफ एक रक्षात्मक घेरा बना दिया और कबायली मिश्रित पाकिस्तानी सेना को शहर और आसपास के क्षेत्रों से पीछे खदेड़ दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसकी एक न चल सकी। उधर तत्कालीन पाकिस्तानी रक्षा प्रमुख जनरल डगलस ग्रेसी का भी पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला। उन्होंने अपने नियंत्रण वाली सेना को भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी अतिरिक्त सेना को कश्मीर भेजा जरूर, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसे भी मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि देश आजाद होने के बाद भी कुछ समय तक भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश की सेनाओं की कमान अंग्रेज अफसरों के हाथ में रही थी। यही कारण था कि कश्मीर के इस ऑपरेशन में अंग्रेज सैनिक अफसरों का भारत को भी उस तरह से साथ नहीं मिल सका जैसी कि परिस्थितियों की मांग थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ प्लस पॉइंट ये था कि उसकी सेना को मुजाहिदीनों के साथ साथ कश्मीर के कुछ अनाधिकृत संगठनों का भी साथ मिला हुआ था। फ्रंट पर लड़ रही हमारी सेना के साथ अक्सर ऐसा होता था कि अंग्रेज अफसरों की ओर से उचित समय पर कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हो पाता था और सेना अनिर्णय की स्थिति में रह जाती थी। ऐसे में सेना की टुकड़ी के साथ चल रहे भारतीय सैन्य अधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेकर आगे बढ़ते थे। अंग्रेज अफसरों के असहयोग का जिक्र करते हुए रिटायर्ड सूबेदार बलबंत सिंह अहलावत, जो 1965 युद्ध का सक्रिय हिस्सा रहे, अपने इंस्ट्रक्टर के माध्यम से बताते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर बताते थे कि सबसे बड़ी जो मुश्किल थी हमें, वो मुश्किल ये थी कि हमारे कंपनी कमांडर ज्यादातर यूनिटों के सीओ अंग्रेज थे और अंग्रेज जवानों को आगे बढ़ने से रोकते थे। वो तो खुशकिस्मती थे कि उस टाइम पर काफी पढ़े लिखे लोग आर्मी पहुंच गए थे। थर्ड जाट पहले पहुंच चुकी थी, उसका सीओ कर्नल अमर सिंह था, और फिर इधर नौशरा सेक्टर साइड से पहुंची, क्या नाम सेकंड जाट, उसका सीओ भी जाट ही था और अखेराम था। उसके बाद फिर हमारी 5 जाट पहुंच गई उधर, उसका सीओ भी बाई चांस जाट था, कुशल सिंह। उन लोगों की समझबूझ से आगे बढ़ते चले गए। अचानक चीज फायर हो गया, उसके वजह थोड़ा सा पाकिस्तान बच गया। तीसरा हिस्सा बड़ी मुश्किल से भाई खास हिस्सा तो हिंदुस्तान के अंदर आ गया। संयुक्त राष्ट्र की दखल पर 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई, लेकिन इस समय तक हमारी सेना कश्मीर का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान से मुक्त करा चुकी थी। यदि हमारी सेना को कुछ और समय मिला होता तो आज पूरा कश्मीर भारत के कब्जे में होता। बहरहाल कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का अभियान विफल हो चुका था। कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया, पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कहलाया। लेकिन पाकिस्तान इससे संतुष्ट नहीं। वो महाराजा हरि सिंह के अधिकार को चुनौती देता है
और कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है। वो न तो संयुक्त राष्ट्र के सुझावों को मानता है और न ही दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को। उसने कश्मीर पर आज भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से युद्ध जैसी स्थिति बना रखी है। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 1963 में भी दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की 6 बैठकें हुई, लेकिन पाकिस्तान की हठधर्मी के चलते वे बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गईं। पाकिस्तान की अनुचित हठधर्मी का कारण चीन के साथ परवान चढ़ रही उसकी दोस्ती थी। शत्रु के शत्रु को मित्र मानने के सिद्धांत पर चलते हुए वो चीन के प्रति कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। चीन के साथ सीमा संधि के नाम पर पाकिस्तान ने कश्मीर क्षेत्र की हजारों वर्ग मील जमीन उसे खैरात कर दी थी। तिब्बत के मसले पर भी पाकिस्तान ने भारत के मत के विरुद्ध चीन का साथ देकर उसके प्रति अपनी वफादारी साबित कर दी थी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने भारत के साथ घुसपैठ और छेड़छाड़ का सिलसिला लगातार बनाए रखा। कश्मीर के अलावा कच्छ के रण के एक बड़े भूभाग पर भी पाकिस्तान अपना दावा करता था, जो उसके साथ विवाद का दूसरा बड़ा कारण था। कच्छ का रण एक रेतीला और बंजर इलाका है। एयर मार्शल अशोक गोयल बताते हैं कि कच्छ के आसमान पर युद्ध के बादल 1965 में मार्च के महीने में ही मंडराने शुरू हो गए थे। पहले तो मार्च में वॉर क्लाउड्स वर हैंगिंग अराउंड इन द कच्छ रन ऑफ कच्छ सेक्टर। 65 में मार्च में कच्छ में शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने इस इलाके पर 20 मार्च 1965 को हमला बोल दिया। पाकिस्तान ने अपने इस हमले को नाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। शुरू में तो इसमें सीमा सुरक्षा बल ही शामिल थे, पर बाद में दोनों देशों की सेनाएं भी इसमें शामिल हो गईं। क्योंकि पाकिस्तान ये सब आक्रमण छद्म युद्ध की शैली में कर रहा था, इसलिए उसे शुरुआती कामयाबी तो जरूर मिल जाती थी, लेकिन भारत के द्वारा स्थिति को जल्दी ही नियंत्रण में कर लिया जाता था। यहां भी ऐसा ही हुआ। भारत ने न केवल स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में किया, बल्कि पाकिस्तान को जानमाल का काफी नुकसान भी पहुंचाया। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई। इस युद्ध विराम के पीछे भी पाकिस्तान की एक चाल थी। वो भारत को कच्छ के रण में अवश्य उलझा रहा था, लेकिन उसका असली लक्ष्य तो कश्मीर ही था। बहरहाल ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन की मध्यस्थता ने इस विवाद के निपटारे में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने समस्या के निपटारे के लिए 1 जून 1965 में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया और उनकी पहल पर 30 जून 1965 को सीज फायर के साथ ही इस ऑपरेशन पर विराम लग गया। इस ट्रिब्यूनल का फैसला तो 1968 में आया, लेकिन ट्रिब्यूनल के रुख को देखते हुए कच्छ के रण का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि पाकिस्तान का दावा 3500 वर्ग किलोमीटर पर था। लेकिन पाकिस्तान ने ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार नहीं किया और हमारी संप्रभुता को चुनौती देते हुए 5 अगस्त 1965 को अपने 25 से 30 हजार नियमित सैनिकों को कश्मीर में प्रवेश करा दिया। ये सभी सैनिक स्थानीय कबायली वेशभूषा में थे और इनका उद्देश्य कश्मीरी अवाम को भड़का के वहां अराजकता और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना था। एयर मार्शल अशोक गोयल। अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें उन्होंने 30,000 सिपाही रेगुलर फौज के, परंतु उनको एज डिस्गाइज्ड के तो कबीले हैं, उनको तैयार करके और कश्मीर में उनको एंटर कराया। पाकिस्तानी सैनिक चूंकि कश्मीरी वेशभूषा में थे, इसलिए इसका लाभ लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा और इस बात से इनकार करता रहा कि कश्मीर में उसके सैनिक या उसके द्वारा प्रशिक्षित मुजाहिदीन मौजूद हैं, बल्कि उसने ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि कश्मीरियों ने भारत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने अपने इन घुसपैठियों को जिब्राल्टर फोर्स कहा और इस गुप्त सैनिक अभियान का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा। पाकिस्तान द्वारा तैयार की गई इस जिब्राल्टर फोर्स में पाकिस्तान ने अपने नियमित सैनिकों के साथ आजाद कश्मीर मिलिशिया, फ्रंटियर स्काउट, रजाकार और मुजाहिदीनों को भी शामिल कर लिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करने के पीछे पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की नापाक सोच काम कर रही थी। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो,
राष्ट्रपति जनरल अयूब खां, जनरल याहिया खां और जनरल टिक्का खां, सभी का यह मानना था कि भारत से कश्मीर वापस लेने के लिए ये एक बेहतर अवसर है। और अवसर को बेहतर मानने के पीछे उनके पास कुछ तर्क थे। पाकिस्तान का सोचना था कि 2.5-3 साल पहले चीन के साथ हुए युद्ध में मिली हार के कारण भारत की सैन्य शक्ति और उसके मनोबल दोनों में ही कमी आई है। पाकिस्तान को यह भी बड़ी गलतफहमी थी कि कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी भारत के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि वो कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की इच्छुक है। क्योंकि पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदे हुए आधुनिक टैंक और लड़ाकू विमान मौजूद थे, इसलिए उसका आकलन था कि वर्तमान में उसकी सैन्य शक्ति भारत से बेहतर है। रिटायर्ड एयर मार्शल अशोक गोयल भी इसको तस्दीक करते हुए कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आधुनिक पैटर्न टैंक्स के अलावा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी मुहैया कराए थे, जबकि भारत के पास उस समय इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट नहीं थे। और ये सब इक्विपमेंट अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया। F-86, F-104 स्टार फाइटर सेबर्स, और भारतवर्ष के पास बड़े ही प्रिमिटिव फाइटर एयरक्राफ्ट थे, लाइक वैम्पायर्स, ब्रिटिश ओरिजिन का। उसके बाद ऑरेगन फ्रेंच, जिसको तूफानी कहा करते थे। उसके बाद मिस्टियस एयरक्राफ्ट, वो भी फ्रेंच ओरिजिन का। हमारे पास कुछ हंटर भी थे, नेट एयरक्राफ्ट भी थे हमारे पास, और कैनबरास। चूंकि भारत उस समय सेना के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, इसलिए उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता वाले युद्ध उपकरणों का न होना स्वाभाविक सी बात थी। रिटायर्ड मेजर सुरजीत सिंह ने 1965 युद्ध में एक बड़ा योगदान किया है। वे इन कारणों का हवाला देते हुए कहते हैं, हिंदुस्तान इतना प्रिपेयर्ड नहीं था उस वक्त। पाकिस्तान फुल्ली प्रिपेयर्ड था और इनको बहुत अच्छे अमेरिका से हथियार मिले हुए थे। उस वजह से जनरल अयूब उस वक्त वहां के प्रेसिडेंट का उन्होंने ओहदा संभाल रखा था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उन्होंने ये सोचा कि भारत को सबक सिखाया जाए और कश्मीर पे कब्जा कर लिया जाए। हालांकि पाकिस्तान का भी ये मानना था कि चीन से 1962 के युद्ध के बाद भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हो चुका है और कुछ ही वर्षों में ये पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना अधिक शक्तिशाली सेना हो जाएगी। इसलिए उसे लगता था कि ये भारत पर हमला करने का एकदम उपयुक्त समय है। इसके अलावा पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री की सादगी में भी पाकिस्तान को एक कमजोर नेतृत्व नजर आता था। इन सब वजहों को देखते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो जनरल अयूब खान से यहां तक कह दिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एयर मार्शल अशोक गोयल का मानना है कि उस समय पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार की जगह फौजी हुकूमत का होना भी इस युद्ध का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि फौज के सोचने का तरीका एक डिप्लोमेट के मुकाबले में भिन्न होता है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि आज अगर 67 साल हुए हैं तो 37 साल आर्मी का रूल रहा है। और उस समय भी फील्ड मार्शल अयूब खान सदरे पाकिस्तान थे, तो उन्होंने सोचा कि ये सही मौका है कि हम कश्मीर को अपने जीत लेंगे और इंडिया को एक ऐसा वीक कर देंगे कि वो फिर कभी सोच भी न सके कि पाकिस्तान से वो सर उठा के देख सके। क्या पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो सका? क्या वो कश्मीर की आवाम को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सका? किस तरह दिया भारत ने उसके सवाल का जवाब? क्या हुआ उसके इस ऑपरेशन का हश्र? ये सब जानने के लिए देखना न भूलिए हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी, जिसका नाम है एक सलाम वतन के नाम। तब तक के लिए सुरेश ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम, एक सलाम वतन के नाम।